नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बंसल अनअकैडमी की इस महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। दोस्तों, आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे और वो भी क्षेत्रीय संगठनों पर आधारित है। तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों की आज हम चर्चा करने वाले हैं और तीनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये क्षेत्रीय संगठन की चौथी क्लास है और अगर किसी बच्चे ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं या फिर मिस हो गई हैं तो बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप जाकर उन तीनों क्लासेस को देख सकते हैं, जिससे आपको क्षेत्रीय संगठनों पर एक मजबूती आ जाएगी। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि कई स्टूडेंट्स को समस्या आई है, कईयों की कंप्लेन आई है कि हमें सर नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं आपकी वीडियोस के, आपकी लेक्चर्स के। तो दोस्तों, अगर इन केस अगर आपने नोटिफिकेशन बेल दबा रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है यूट्यूब की तरफ से कोई तकनीकी समस्या आ रही हो। तो ऐसे में आप आसानी से हमारे इस वीडियो में ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पुरानी वीडियोस को सारी सारी जो भी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त 2:30 बजे और 7:30 बजे मेरी यहाँ पर क्लासेस आती हैं, तो उनका लाभ आप उठा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएं, आज के तीनों क्षेत्रीय संगठनों के बारे में चर्चा करें। एक बार नए स्टूडेंट्स कई हमसे आज जुड़े हो सकते हैं और उन्हीं को मैं अपना पहले परिचय दे देता हूं। दोस्तों, मैं अंकित बंसल, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का आईएएस आरएएस के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनुभव, अंतरराष्ट्रीय संबंध, राज्य व्यवस्था, राजस्थान कला संस्कृति, ये मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी आरएएस में सेलेक्ट हो चुके हैं, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं। 7 बार मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें से 5 बार आईएएस की और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा। नए दोस्तों, नए स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए। और चूंकि आप नए आए हैं, आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं 2 मिनट में आपको जल्दी से इसके बारे में गाइड कर देता हूं। ये एक समग्र प्लेटफॉर्म है दोस्तों, प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और कैसे लेना है ये सब्सक्रिप्शन, देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें उसे, और यहां पर फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस प्रकार की स्क्रीन में, गेट सब्सक्रिप्शन का, और यहीं से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्या फायदे होते हैं? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव होती हैं ये, यहाँ पर जहां पर आप डाउट पूछ सकते हैं क्लास के बीच में ही। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, यहाँ पर दोनों ही प्री और मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज और प्री के लिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अर्थात पूरा के पूरा आपका सिलेबस यहाँ पर कवर होता है। अनलिमिटेड एक्सेस, कई सारी चीजें, कई सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पर इस कोर्स के साथ मुफ्त भी मिलते हैं। दोस्तों, कौन सा कोर्स करेंगे, इसके लिए डाउट आए तो समझ लेना, आरएएस की प्रिपरेशन करनी है तो 12 महीने का या 24 महीने का कोर्स आपको करना है। ये वाले कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि 1 साल का समय कम से कम आरएएस के एग्जाम में लगता है और 12 महीने की फीस 7,000 रुपए है और 24 महीने की 8,400 है। उसमें अगर आप नीचे कोड दिख रहा है बंसल 10 कोड, ये BANSAL 10 कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बंसल 10 कोड, गलती मत करना स्पेलिंग में, और इसे आप प्रोमो कोड की तरह अप्लाई कर देंगे वहां पे, तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट, 7,000 की फीस आपकी रह जाएगी सिर्फ 6,300 रुपए। और दूसरा फायदा होगा, आप मेरी गाइडेंस में प्रिपरेशन कर पाएंगे और पूरे साल, जैसे आप 1 साल का कोर्स ले रहे हैं तो पूरे 1 साल तक आप मेरी गाइडेंस में रह पाएंगे, क्योंकि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। इस कोड को अप्लाई करने के बाद ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे हम आपस में, और उससे आपकी जो भी स्ट्रेटजी से संबंधित समस्या, जो भी आंसर राइटिंग से संबंधित समस्या जो भी आ रही है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी गाइडेंस में रह सकते हैं। कई स्टूडेंट ऑलरेडी आरएस में सेलेक्ट हो चुके हैं और अच्छी रैंक लेकर आ चुके हैं, और जल्दी से आप जुड़ जाएंगे तो आप भी ये जो बंसल 10 कोड है इसके माध्यम से हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे अच्छे तरीके से। 24 महीने के कोर्स की फीस 8,400 रुपए है और 10% डिस्काउंट इस बंसल कोड 10 को यूज करने के बाद मिलेगा आपको, और इससे ये फीस आपकी रह जाएगी 7,560 रुपए। उम्मीद करता हूं ये प्लस कोर्स क्या है और इसकी कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए और बंसल 10 कोड का यूज करके क्या फायदे हैं और आपको कैसे इसका प्रयोग करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा और इसके थ्रू आप जल्दी से जुड़ जाएंगे। किसी को नहीं समझ में आया हो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता दें, हम आपको मदद करने जरूर आएंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, क्षेत्रीय संगठन। ये क्षेत्रीय संगठन की चौथी क्लास, इसमें आज हम 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों की चर्चा करेंगे। खाड़ी सहयोग परिषद, इस्लामिक सहयोग संगठन और पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन, दैट इज ओपेक, जीसीसी और ओआईसी। ये 3 संगठन है दोस्तों जिनकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, किसी ना किसी वजह से आपके एग्जाम के लिए, आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है, एक एक करके सारे संबंधों को विस्तार से देखेंगे। ये संगठन है क्या, इनके बेसिक फैक्ट्स जो प्री के लिए आ सकते हैं, इनका एनालिसिस विश्लेषण जो मेंस में आ सकता है, हर प्रकार के संबंधों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों,
सबसे पहले प्रारंभ करते हैं खाड़ी सहयोग परिषद से। इसको शॉर्ट में जीसीसी बोला जाता है क्योंकि अंग्रेजी में से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहा जाता है। दोस्तों उसी के आधार पर शॉर्ट हो गया जीसीसी, और हिंदी में कहते हैं खाड़ी सहयोग परिषद। दोस्तों खाड़ी सहयोग परिषद का मतलब क्या हुआ? खाड़ी राष्ट्रों के मध्य सहयोग हेतु एक परिषद, अर्थात ये ऐसा संगठन है दोस्तों जो खाड़ी राष्ट्रों का है। खाड़ी कौन सी खाड़ी? दोस्तों एक फारस की खाड़ी है जिसे पर्शिया की खाड़ी भी कहा जाता है। फारस की खाड़ी या पर्शिया की खाड़ी, इस खाड़ी के आसपास के राष्ट्रों में से कुछ राष्ट्रों का ये संगठन है। देखिए ये आपको ये खाड़ी, ये वाला खाड़ी का क्षेत्र यहां पर दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र ये खाड़ी का क्षेत्र है। इसे मैं एक दूसरे पुराने वाले मैप में आपको दिखाई देता हूं, यहां पर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए भारत, और भारत के पश्चिम में आप जाएंगे तो ये ईरान, इधर ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, फिर ईरान आया, और ईरान के लेफ्ट में जब जाएंगे तो ये देखिए ये खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, यही है पर्शिया की खाड़ी या फारस की खाड़ी। दोस्तों फारस की खाड़ी देखिए आप, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है पूरा की पूरा, यहां पर ये खुलती है। और ये खाड़ी का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है तेल के लिए, क्योंकि यहां पर तेल मिलता है बड़ी मात्रा में, और तेल का निर्यात होता है यहां से बड़े बड़े ऑयल के जहाजों के माध्यम से। ये हिंद महासागर होता हुआ भारत और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, जापान और चीन, यहां तक ये भेजा जाता है इस रास्ते से ऐसे होता हुआ। तो इस तरह से, और दूसरा देखिए ये खाड़ी के जो खाड़ी ये जो हमने बताई, इसे पर्शिया की खाड़ी या फारस की खाड़ी कहा जा रहा है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को खाड़ी का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं खाड़ी सहयोग परिषद की या जीसीसी की, तो उसमें देखिए इस ईरान को, इराक को शामिल नहीं करेंगे, इस ईरान को शामिल नहीं करेंगे। अर्थात ईरान और इराक ये दोनों भी खाड़ी के करीब हैं, लेकिन फिर भी हम इसे शामिल नहीं करते जीसीसी में। और जीसीसी में शामिल होते हैं 6 राष्ट्र। कौन कौन से 6 राष्ट्र? देखिए ग्रीन कलर में जो आपको नाम दिख रहे हैं, सऊदी अरब हुआ, ये बड़ा राष्ट्र है, कितना बड़ा, ये सऊदी अरब का राष्ट्र है। एक हुआ ओमान, ये वाला ओमान का क्षेत्र हुआ। और फिर देखिए ये एक राष्ट्र है यहां पर, ये वाला, इसका नाम है यूएई या संयुक्त अरब अमीरात, ये है कतर। और इधर एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है बहरीन, और यहां पर है एक राष्ट्र ये कुवैत। दोस्तों ये 6 राष्ट्र हैं जो खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना करते हैं। अर्थात अरब प्रदेश के, अरब राज्य के इस पूरी पेनिनसुला, इस पूरी प्रायद्वीप को बोलते हैं दोस्तों अरब प्रायद्वीप। ये पूरा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, और इस अरब प्रायद्वीप में खाड़ी के आसपास के 6 राष्ट्रों को यहां पर शामिल किया, और इन्हीं से मिलाकर बनी ये खाड़ी सहयोग परिषद। और दोस्तों ये एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। देखिए आर्थिक किस दृष्टिकोण से और राजनीतिक किस दृष्टिकोण से, ये हमें समझना होगा। आर्थिक हमने बताया कि ये कैसा क्षेत्र है जहां पर तेल का और प्राकृतिक गैस का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ये अर्थव्यवस्था के लिए, इस तेल और प्राकृतिक व्यवस्था के लिए ये आपस में एक समान दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि इनकी सबकी इकोनॉमी, सबकी अर्थव्यवस्था किस पर चल रही है? तेल पर चल रही है। और इसीलिए इन राष्ट्रों के बीच का जो संगठन है उसे कह रहे हैं हम आर्थिक संगठन। और राजनीतिक संगठन क्यों है दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी इतना आपको क्लियर हो गया कि एक आर्थिक संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तेल का उत्पादन करना। और ये सभी वो राष्ट्र हैं जो फारस की खाड़ी के पास हैं, इसमें इराक और ईरान को नहीं ले रहे हैं, बाकी ये सारे अरब राज्य हुए, और इनके 6 के नाम हमने याद कर लिए, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। और दूसरा एक प्री के लिए और इंपॉर्टेंट, उसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई? दोस्तों 1981 में इस जीसीसी की या खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना हुई। 1981 1981। मुख्यालय है इसका रियाद, जो कि सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में रियाद में इसका मुख्यालय है। यह भी आपको ध्यान रखना है, प्री में पूछा जाता है जीसीसी का मुख्यालय कहां है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, रियाद में है। और दोस्तों हमने कहा आपसे कि ये कैसे राष्ट्र हैं? अरब राज्य हैं, अरब प्रायद्वीप पर स्थित राज्य हैं, और इसीलिए इनकी भाषा कैसी है? अरबी इनकी भाषा है। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको फैक्ट है प्री के लिए याद करने हैं, और अभी हमारे साथ ही इसको करते चलिए। मेरा यहाँ पर बार बार बोलने का पर्पज, इनका नाम बार बार बोलने का पर्पज और आपको मैप में दिखाने का पर्पज ये है कि आपको ये अभी याद हो जाए, बाद के लिए नहीं छोड़िए दोस्तों, अभी याद करते चलिए, समय बहुत कीमती है। और हमारे साथ साथ ही इसको रिकॉल करते चलेंगे, याद करते चलेंगे, परीक्षा के लिए एक प्रश्न महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका कवर हो जाता है, और एक पक्का हो जाता है आपका प्रश्न। दोस्तों ये बात क्लियर होगी। फारस की खाड़ी के आसपास के 6 राज्य हैं, अरब राज्य हैं ये, और नाम हमने याद कर लिए, मुख्यालय पता चल
चल गया, रियाद में है, 1981 में इसका गठन हुआ, इनकी भाषा अरबी है। हमने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। आर्थिक क्यों है ये हमने देखा, क्योंकि तेल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। राजनीतिक क्यों है हम उसकी चर्चा करते हैं। राजनीतिक दोस्तों इसलिए है क्योंकि इन सभी देशों में एक समान राजनीतिक व्यवस्था है, राजतंत्र व्याप्त है, राजा का शासन है इन 6 के 6 देशों में। दोस्तों राजा का शासन भी इन 6 देशों में अलग अलग प्रकार से है। देखिए राजा का शासन मतलब यहां पर अभी भी जो राजा वाली परंपरा होती थी वो है, आपको सुनने को मिलता है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, बहरीन, क्योंकि यहाँ पे तानाशाही है, राजा का शासन है, सुल्तान यहाँ पर राज करते हैं, प्रिंस हैं। दोस्तों ये सब क्या है, राजतंत्र को दर्शाता है। यही इनके प्रमुख होते हैं ये राजा या प्रिंस। दोस्तों 3 प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेगी इन 6 देशों में आपको। देखिए कतर, कुवैत और बहरीन, इन 3 में है संवैधानिक राजतंत्र, अर्थात राजतंत्र है लेकिन राजतंत्र राजतंत्र किस प्रकार का, संविधान का निर्माण करके संविधान में राजतंत्र की व्यवस्था की हुई है, संविधान के माध्यम से राजतंत्र चल रहा है। कहां कहां पर, कतर, कुवैत और बहरीन में। उसके अलावा 2 राष्ट्र सऊदी अरब और ओमान, सऊदी अरब और ओमान में पूर्ण रूप से राजतंत्र है, पूर्ण रूपेण राजतंत्र। और एक संयुक्त अरब अमीरात जो राष्ट्र है उसमें है संघीय राजतंत्र। दोस्तों संघीय मतलब क्या होता है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात कई प्रांतों से मिलकर बना है, कई राज्यों से मिलकर बना है, 7 राज्यों से मिलकर बना है संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आप यूएई कहते हैं, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। दोस्तों ये जहां पर दुबई नाम आपने सुना है वही क्षेत्र है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात वाला। ये संयुक्त अरब अमीरात ये 7 राज्यों से मिलकर बना है दोस्तों। और इन 7 के 7 राज्यों में से आप भारत के हिसाब से देख सकते हैं, भारत के अलग अलग राज्य, और हर राज्य में एक राजा हो, अर्थात एक जिसे यहां पर अमीर कहा जाता है, और एक तरह से राजशाही हो, और फिर इन सारे 7 को मिलाकर, सारे राज्यों को मिलाकर एक देश और उसका भी एक राजा हो। और तो उस तरह की व्यवस्था है संयुक्त अरब अमीरात में कि 7 राज्य हैं, सबके अलग अलग राजा हैं जिन्हें अमीर कहा जा रहा है, और उन सभी का मिलाकर एक देश बना जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहा गया, और उसका भी एक राजा है। इस प्रकार एक कैसी व्यवस्था बनी, संघीय राजतंत्र, जहां पर कई सारे देश, कई सारे क्षेत्र मिलकर एक देश बना रहे हैं, इसे कहते हैं संघीय राजतंत्र की व्यवस्था। तो दोस्तों ये 3 प्रकार की राज व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, तीन तरह के राजतंत्र यहाँ पर व्याप्त हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कि इन सारे के सारे 6 के 6 में राजा का शासन होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, संघीय हो, चाहे पूरी तरह हो या संवैधानिक हो, राजा का शासन है, राजतंत्र है। और ये क्या हुआ, एक समान राजनीतिक दृष्टिकोण। हमने बात की थी आर्थिक दृष्टिकोण, हमने कहा था एक आर्थिक राजनीतिक संगठन है ये। आर्थिक हमने देखा समान इनका आर्थिक दृष्टिकोण है, सभी की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर, तेल के उत्पादन पर चल रही है, और वही इनका एक प्राइम फोकस है अर्थव्यवस्था का। दूसरा हमने कहा समान राजनीतिक दृष्टिकोण है, समान राजव्यवस्था है, समान तरीके की राजव्यवस्था, राजतंत्र है सभी में, और इसीलिए कहा इसे एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन। दोस्तों ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो खाड़ी के देश हैं, ये खाड़ी के देश दोस्तों बहुत पैसे वाले देश हैं। बहुत साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो ये उच्च आय वर्ग वाले देश हैं, जिनके पास अनेक एक संपदा है, पैसे, बड़ा बड़ा खजाना है दोस्तों इनके पास में, और ये मानव विकास सूचकांक में भी उच्च स्थान रखते हैं। दोस्तों इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है दोस्तों, ये हमने कहा कि तेल, दोस्तों इनके पास जो तेल के विपुल भंडार हैं, एक बड़ा भंडार तेल और प्राकृतिक गैस का है, और विश्व में निर्यात के लिए जाने जाता है खाड़ी का क्षेत्र। और भारत, चीन जैसे ये जो बड़े राष्ट्र हैं जो तेल पर डिपेंडेंट हैं, इनकी अर्थव्यवस्था तेल के बिना नहीं चल सकती। भारत के उद्योग धंधे, भारत का परिवहन, आपकी गाड़ियां सब तेल पर चलती हैं, और भारत अपनी आवश्यकता का 82% आयात करता है दोस्तों तेल, क्योंकि भारत में सुविधा नहीं है। और सबसे प्रमुख सोर्स उसमें कौन सा है जहां से भारत मंगाता है, यही वो खाड़ी का क्षेत्र है दोस्तों। और भारत और चीन जैसे क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर तेल का निर्यात करने के कारण ही इनके पास में पैसा आ रहा है, और इसी पैसे के कारण हमने कहा कि ये उच्च आय वर्ग वाले हैं। कभी आप यात्रा करें इस खाड़ी के देशों की, इन 6 देशों की, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक अजीब प्रकार का डेवलपमेंट दिखेगा, एक विकसित राष्ट्र है ऐसी आपको फीलिंग आएगी। एक बहुत ही एक बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सारी बिल्डिंग्स, खूब पैसे वाले लोग, इस प्रकार का आपको दृश्य दिखेगा दोस्तों। ये है खाड़ी के देशों की आर्थिक संपदा और राजतंत्र है दोस्तों यहां पर, और आर्थिक संपदा है दोस्तों यहां पर। लेकिन दोस्तों हमने कहा कि ये उच्च मानव विकास वाले राष्ट्र हैं, यहां पर पैसा बहुत है, आय वर्ग बहुत है, संपदा है पैसे की, समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन आय के दृष्टिकोण से आप एक बार अनुमान लगाकर देखिए, अगर भारत के पास
खुद के पास तेल मिलने लग जाए, या भारत कहीं दूसरी जगह से तेल का आयात करना प्रारंभ कर दे। इसी प्रकार चीन भी, जो एक मुख्य राष्ट्र है इनके तेल के निर्यात का, वो भी कहीं दूसरी जगह से अपने तेल का आयात करना प्रारंभ कर दे। या चीन, जो कि अभी दक्षिणी चीन सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, जिसमें उम्मीद है कि बड़े मात्रा में तेल और प्राकृतिक संसाधन है, और चीन ने अगर मान लिया वो कब्जा कर लिया क्षेत्र और पूरा विश्व शांति से देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया चीन के खिलाफ, और चीन ने वो क्षेत्र कब्जा कर लिया, चीन को बड़ी मात्रा में तेल और प्राकृतिक संसाधन मिल जाएंगे, उसकी दूसरे देशों पर जो निर्भरता है तेल के लिए वो समाप्त हो जाएगी, और चीन की सबसे बड़ी निर्भरता जो खाड़ी देशों पर है वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात खाड़ी देश चीन को तेल का निर्यात नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार उम्मीद कीजिए कि भारत के पास भी तेल का खजाना मिल जाए, जैसे कि भारत के पास बंबई के पास में बॉम्बे हाईवे हुआ, गंगा का जो क्षेत्र है वहां पर गंगा के बेसिन में तेल का है खजाना, गोदावरी कृष्णा के बेसिन में है, असम के पास में है दोस्तों, और इसी प्रकार से जो हमारा तटीय क्षेत्र है वहां पर भी तेल की संभावना है, लेकिन हम उसका समुचित दोहन अभी नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही हमारा दूसरे देशों से अभी इतना आयात नहीं हो रहा, खाड़ी देशों पर अभी ज्यादा निर्भर है। अगर मान लीजिए कि भारत के पास इन क्षेत्रों से भारत अपना उत्खनन करना प्रारंभ कर दे बड़े पैमाने पर, भारत राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में हो, चाहे आपके पश्चिमी राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे इन तटीय क्षेत्रों से हो, चाहे गंगा गोदावरी कृष्णा के बेसिन से हो, चाहे असम से हो, दोस्तों तेल का उत्पादन भारत प्रारंभ कर दे, या फिर भारत को और खजाने मिल जाए तेल के भारत के अंदर ही, या फिर भारत के किसी दूसरे राष्ट्रों से सस्ता तेल भारत को और मिलने लग जाए, दोस्तों क्या भारत खाड़ी देशों से फिर तेल खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। और ऐसे केस में क्या होगा? हमने कहा खाड़ी देश अमीर क्यों हुए इस तेल के निर्यात पर? ये एक झटके में गरीब हो जाएंगे दोस्तों, जो बड़ी बड़ी इमारतें छोटी हो जाएंगी, पैसा नहीं बचेगा, भुखमरी आ जाएगी, अनेकों समस्याएं आ जाएंगी इस खाड़ी देशों में। और यही एक वजह है, हम कहते हैं कि खाड़ी देशों के पास पैसा अधिक होने के बाद भी इन्हें विकसित राष्ट्र नहीं कह रहे हैं, इन्हें इनकी अर्थव्यवस्था को अच्छा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था रिस्की है, एक ही क्षेत्र पर विकसित हुई है। एक क्षेत्र में अगर रिस्क आई, एक क्षेत्र खत्म हुआ, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। वर्तमान कोविड-19 का टाइम, कोरोना का टाइम, देखिए कितनी बड़ा संकट लेकर आया इन देशों के सामने। पूरे विश्व में अलग अलग जो इनका तेल आयात करते थे, इनसे जो तेल आयात करते थे, उन राष्ट्रों में परिवहन बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोगों का घूमना फिरना बंद हो गया, आवागमन बंद हो गया, तेल की खपत कम हो गई दोस्तों, इनकी तेल आपूर्ति रुक गई। खाड़ी देशों को झटका लगा है, और यह झटका एक बड़ा झटका हो सकता है अगर इन देशों के पास, भारत चीन जैसे राष्ट्रों के पास अगर खुद के तेल संसाधन मिलने लग जाए। दोस्तों यही एक वजह है कि खाड़ी के इन देशों के बीच ये जो सहयोग परिषद बना हुआ है, इसके सामने अभी जो एक चुनौती है, इनकी अर्थव्यवस्था को विविधता देना एक बड़ी चुनौती है। देखिए हमने कहा सभी जीसीसी देश मानव सूचकांक में उच्च स्थान रखते हैं। वर्तमान में जीसीसी देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तेल उत्पादन और निर्यात है, लेकिन भविष्य में तेल निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए जीसीसी राज्य अपनी अर्थव्यवस्थाओं के भीतर अभूतपूर्व संरचनात्मक सुधार ला रहे हैं। दोस्तों ये किस प्रकार का सुधार है? इन्हें सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना है, इनको कृषि में भी ध्यान देना है। देखिए ये जो क्षेत्र है, जो खाड़ी देशों का क्षेत्र है, वो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र है, जहां पर सूखे की स्थिति रहती है, तो इसलिए सिर्फ एक तेल ही अभी तक इनकी व्यवस्था का बना हुआ है, लेकिन इन्हें विकास करना होगा उन तंत्रों का, जहां पर जैसे कि जैतून इनके यहाँ होता है तो उसकी खेती पर ध्यान देना होगा। अनेकों जो जैसे ड्रिप इरिगेशन जैसे कहते हैं, सूखा क्षेत्र में खेती करने के जो उपकरण होते हैं, जो फव्वारा सिंचाई जिसे कहते हैं, वो सब इनको डेवलप करने होंगे। इनको सिंचाई का तंत्र बनाना होगा, खेती करनी होगी, कृषि में ध्यान देना होगा, इनको उद्योग धंधे, दूसरे तेल के अलावा भी उद्योग धंधे स्थापित करने होंगे अगर ये चाहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना। सेवा क्षेत्र, भारत के साथ सहयोग कर अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, पर्यटन में विकास कर सकते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में विकास कर सकते हैं, अनेकों क्षेत्रों में ये विकास करना होगा। नहीं तो खाड़ी देशों के सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि ये सिर्फ तेल वाले देश हैं और उसी के दम पर पैसा आया है, और कभी भी तेल को लेकर झटका लगा, ये सारे के सारे खाड़ी के देश नीचे आ जाएंगे। दोस्तों ये हमने एक रूपरेखा आपके सामने रखी है, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा खाड़ी के सहयोग परिषद का कि किस प्रकार की इनकी अर्थव्यवस्था है, क्या इनका भी विशेष बल है। अब देखिए, अब हम आगे इस लेक्चर को विस्तारित कर रहे हैं। अभी देखिए 2017 में एक संकट यहां पर आया था, खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में बेसिक्स हम बता चुके हैं आपको, फैक्ट हमने देख लिए, कहां पर इसका मुख्यालय है, कब ये बना था, क्या इसका उद्देश्य है, किस प्रकार के ये देश हैं और क्या यहाँ पर समस्या आ रही है। एक 2017 में एक संकट आया दोस्तों, उसे कतर संकट के नाम से जाना जाता है। ये क्या है दोस्तों कतर संकट? देखिए 5 राष्ट्र, इस पूरे मुस्लिम क्षेत्र के 5 राष्ट्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात,
बहरीन, मिस्र और यमन, इन 5 राष्ट्रों ने कतर के साथ अपने संबंधों का विच्छेद कर दिया। देखिए ये कतर हमने कहा था कि जीसीसी राष्ट्रों का एक संगठन का ही एक हिस्सा है, जो हमने अभी पढ़ा, खाड़ी राष्ट्रों का ये समूह, इसमें से एक राष्ट्र हमने कतर देखा था। और ये कतर के साथ में समस्याएं आई और इन राष्ट्रों ने, जिसमें सबसे बड़ा राष्ट्र सऊदी अरब है, इसने कतर के साथ संबंधों को विखंडित कर दिया। दोस्तों हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये समान आर्थिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, सभी में राजाशाही है, राजतंत्र है और तेल उत्पादन पर निर्भर है, अर्थात ये आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। लेकिन फिर भी कतर के साथ संबंध विच्छेद किए, इसका क्या एक कारण था और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? दोस्तों देखिए, कतर इनके साथ एक समान आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य रखता है, लेकिन वर्तमान में सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि कतर एक आतंकवाद को पोषित कर रहा है, कतर अलगाववाद को पोषित कर रहा है, कतर सांप्रदायिकता को पोषित कर रहा है, कतर ऐसे राजनीतिक दलों के साथ जा रहा है जिनको सऊदी अरब सही नहीं मानता है, सऊदी अरब उनके अगेंस्ट में है, ऐसे राष्ट्रों के साथ, ऐसे राजनीतिक दलों के साथ जा रहा है। देखिए अगर मैंने एक आपको पश्चिमी एशिया से संबंधित हमने क्लास में चर्चा की थी कि जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, यहां पर 3 शक्ति के केंद्र हैं। एक शक्ति का केंद्र है ईरान, दूसरी शक्ति का केंद्र है सऊदी अरब और तीसरी शक्ति का केंद्र है दोस्तों इजराइल। दोस्तों ये 3 शक्ति केंद्र है। अभी मैं शक्ति केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम बात कर रहे हैं कतर संकट में इन 2 शक्ति के केंद्रों की, जो है ईरान और सऊदी अरब। देखिए सऊदी अरब फेवर करता है सुन्नी संप्रदाय का और ईरान फेवर करता है शिया संप्रदाय का। दोनों ही मुस्लिम प्रदेश हैं, मुस्लिम देश हैं, ईरान और सऊदी अरब इस पश्चिमी एशिया के प्रमुख देशों में शामिल किए जाते हैं, जिनको शक्तिशाली क्षेत्र माना जाता है इन जगह पर। और ईरान भी और सऊदी अरब दोनों ही मुस्लिम हैं, लेकिन मुस्लिम के अलग अलग संप्रदाय को फॉलो करते हैं। ईरान में शिया और सऊदी अरब में सुन्नी संप्रदाय का बहुमत है। दोस्तों कतर एक सुन्नी बहुमत क्षेत्र था। कतर जो कि खाड़ी देशों का क्षेत्र है, जीसीसी का भाग है, सऊदी अरब के साथ राजनीतिक और आर्थिक संगठन बना रहा है, समानता रख रहा है। लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि ये कतर ईरान के साथ में संबंध बनाने पर विकास कर रहा है, अर्थात शिया की तरफ जा रहा है, शिया को समर्थन दे रहा है, जिसे सऊदी अरब आतंकवाद मानता है, सऊदी अरब सांप्रदायिक समूह मानता है। एक वजह यह थी दोस्तों जिसकी वजह से कतर के साथ संबंध विच्छेद करने लगे सऊदी अरब, क्योंकि ये क्या कर रहा था, सुन्नी होते हुए शिया की तरफ जा रहा था, तो ऐसा लगने लगा कि ये ईरान के साथ आगे बढ़ रहा है। तो कतर को सही ट्रैक पर लाने के लिए इसके साथ संबंधों का विच्छेद किया। दूसरी वजह, मिस्र जो एक देश है, आप देखेंगे अफ्रीका में एक इंपॉर्टेंट देश है, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में मिस्र। और ये जो मिस्र है, यहां पर एक विरोधी राजनीतिक दल है जिसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। ये दोस्तों एक राजनीतिक दल का नाम है दोस्तों ये। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड इस मिस्र में एक प्रमुख राजनीतिक दल है, लेकिन अभी विरोधी दल है। दोस्तों ऐसा देखा गया कि कतर इसके साथ संबंध बना रहा था, कतर इसको सपोर्ट कर रहा था मुस्लिम ब्रदरहुड को, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट में रहता है सऊदी अरब। मुस्लिम ब्रदरहुड को एक अपना विरोधी मानता है सऊदी अरब। और जब कतर ने इनके साथ में संबंध बनाना प्रारंभ किया, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ में और ईरान के साथ में, और इसी वजह से इसको पनिशमेंट देने के लिए एक कतर के साथ में सऊदी अरब की अगुवाई में इन सभी राष्ट्रों ने कतर के साथ संबंधों को काटना प्रारंभ कर दिया और ये कतर संकट के रूप में जाना गया। दोस्तों देखिए कतर के साथ क्या किया इन 5 राष्ट्रों ने, इन्होंने राजनीतिक संबंधों के साथ साथ हवाई और समुद्री यात्राओं को निलंबित कर दिया। अर्थात कतर के साथ में कोई हवाई यात्रा नहीं होगी, समुद्री यात्रा नहीं होगी। इस देश में इनके जो राजनयिक रह रहे थे दूतावास में, जो इन देशों के जो प्रमुख थे, वो उनको जो एम्बेसडर कहा जाता है, जो विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, दोस्तों उनको इन्होंने वापस बुला लिया, अपने राजनयिकों को यहाँ से, और कतर के साथ हर प्रकार के संबंधों को इन्होंने काटना प्रारंभ किया। देखिए इन्होंने आरोप लगाया कि कतर सक्रिय रूप से ये मुस्लिम भाईचारा, दोस्तों भाईचारा इसका ब्रदरहुड का हिंदी कर दिया, लेकिन इसे वो वाला भाईचारा मत समझना। होने को कतर हुआ, चाहे सऊदी अरब हुआ, चाहे मिस्र हुआ, चाहे कोई भी ईरान हुआ, सभी मुस्लिम है और भाईचारे को कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने की। ये लेकिन भाईचारा यहाँ पे इसमें ये वाला वो भाईचारा नहीं है, यहाँ पर ये ब्रदरहुड पार्टी का नाम है ना, राजनीतिक पार्टी का नाम है, तो उसको उसी सेंस में देखना है आपको। तो मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करता है, जो कि मिस्र में एक मजबूत राजनीतिक इस्लामी राजनीतिक दल है, जबकि सऊदी अरब और इसके सहयोगी इसके खिलाफ
खिलाफ हैं। दोस्तों सऊदी अरब कई आतंकवादी और सांप्रदायिक समूह को पोषित करने के लिए कतर को दोषी ठहराता है। और दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्टली बात ईरान की हो रही है और ईरान को ही सऊदी अरब आतंकवादी मानता है, क्योंकि वो शिया जो संप्रदाय है उसको आतंकवाद मानता है और कतर के उसके साथ संबंध बनाने के कारण वो कह रहा है कि ये एक आतंकवाद को पोषित कर रहा है। दोस्तों इन सभी कारणों से कतर के साथ संबंध विच्छेद कर दिए गए। लेकिन हमारे लिए इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, देखिए अब आपको समझ में आएगा। एक 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 इसी पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए भारत अपनी कुल आवश्यकता का 90% प्राकृतिक गैस कतर से आयात करता है। अर्थात हमारी जो सीएनजी है, जो आप सीएनजी देखते हैं हमारे हमारे जैसे कई ऑटो होते हैं सीएनजी वाले, कई गाड़ियां होती हैं सीएनजी वाली, प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस दोस्तों कौन सी है, हम आयात कर रहे हैं बड़े पैमाने पर और उसमें 90% आपूर्ति कतर देश कर रहा है। कतर को इन्होंने अलग कर दिया। कतर पर पड़ने वाले प्रभावों का असर भारत पर डेफिनेटली पड़ेगा। भारत एक पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात करता है बड़े पैमाने पर और 90% की उसमें से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सिर्फ कतर कर रहा है। दोस्तों भारत के लिए बहुत झटका है, बड़ा झटका है। अगर ये विवाद लंबे समय तक रहता है तो भारत के लिए निश्चित रूप से समस्या होगी। देखिए और भी कई वजह हैं कतर के साथ संबंधों का खराब होना। देखिए जीसीसी में कुछ समस्याओं को दिखाता है। जीसीसी जो संगठन हमने देखा है, ये कतर इसमें एक इंपोर्टेंट अवयव है, इनका इंपोर्टेंट सदस्य है। और अगर यहां पर कुछ समस्या आ रही है तो डेफिनेटली पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा। और भारत में हमने बताया कि 82% भारत अपनी आवश्यकताओं का आयात करता है। पेट्रोलियम उत्पादों में 82% भारत अपनी आवश्यकताओं का आयात करता है। इसका मतलब हुआ दोस्तों डिपेंडेंट है भारत और सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है इस क्षेत्र पर। और इस क्षेत्र में अव्यवस्था होने का मतलब है पेट्रोलियम की कीमतों का बढ़ना, और पेट्रोलियम की कीमत बढ़ेगी दोस्तों भारत में समस्या होगी। दोस्तों भारत में सरकारें गिर जाती हैं अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाती हैं, एक त्राही मच जाती है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यक है, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता है, रक्षा संबंध वायुयानों को उड़ाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता, ईंधन दोस्तों ईंधन बेसिक है किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, गतिशीलता देने के लिए, और ईंधन पर हम डिपेंडेंट हैं इस क्षेत्र पर। और यहां पर अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं दोस्तों भारत पर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और देखिए सिर्फ प्राकृतिक गैस या अन्य पेट्रोलियम कीमतों के माध्यम से नहीं, भारत से कतर की राजधानी देखिए दोहा कतर की राजधानी है, भारत से कतर की राजधानी दोहा जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ा है, क्योंकि यूएई द्वारा अनुमति न देने की वजह से इन्हें अब ईरान से होकर जाना पड़ रहा है। क्योंकि हमने बताया यूएई के साथ संबंध विच्छेद हो गए कतर के। अभी तक क्या होता था, हमारे जो हवाई जहाज होते थे वो कतर जाने के लिए यूएई के माध्यम से जाते थे, यूएई से फिर कतर वो जाते थे, और अभी कतर के साथ संबंधों का विच्छेद हो गया कतर का और यूएई का, इसलिए वहां से अब वायुयान नहीं जा सकते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा था, कतर और ईरान के बीच में संपर्क बढ़ने लगे थे, इसीलिए भारत अब ईरान के माध्यम से कतर जा रहा है, वायुयान ईरान के माध्यम से ईरान होकर फिर अब कतर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी आपको पता है कि हाल में अमेरिका ने ईरान पर भी प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में एक बड़ी समस्या आ गई है भारत के लिए, और कतर के साथ संबंध विच्छेद होना भारत के लिए अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से बड़ा नकारात्मक है, क्योंकि भारत अपनी 90% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी क्षेत्र से कर रहा है। और दोस्तों दूसरा हमने देखा कि वायुयान हमारे वायु जो सेवा है वो नकारात्मक असर पड़ा है। और एक और फैक्टर, बड़ा फैक्टर आप देखिए, कतर की जो कुल आबादी है वो 25 लाख की है दोस्तों, लगभग 25 लाख की आबादी है, और इसमें से 6.5 लाख भारतीय निवास करते हैं। अर्थात 25 लाख की इस आबादी में से 6.5 लाख भारतीय हैं जो भारत के नागरिक हैं। दोस्तों अभी कोरोना का संकट आया, और कोरोना के संकट में जो विदेशों में भारतीय रह रहे थे उनको घर आने की लगी। दोस्तों सारे देशों से जो भारतीय अलग अलग देशों में रह रहे हैं उनको अपने घर आने की इच्छा हो रही है कोरोना के समय में, क्योंकि समस्या बढ़नी है, एक आपदा आ गई है। अब ये वायु मार्ग के माध्यम से, हवाई जहाजों के माध्यम से ये भारत में आना चाहते हैं। लेकिन देखिए 6.5 लाख की बड़ी आबादी कतर में रह रही है, और वायु जो उड़ान हमारी व्यवस्था है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका है। कितनी बड़ी समस्या आ रही है। अगर ये प्रतिबंध लंबे चले दोस्तों, एक बड़ी समस्या भारत को देखनी पड़ेगी, ना सिर्फ आवश्यकता के अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, बल्कि हमारे जो नागरिक यहाँ रह रहे हैं उनके सुरक्षा दृष्टिकोण से भी एक बड़ी समस्या भारत को
एक नहीं पड़ सकती है। दोस्तों ये है कतर संकट, और इसका हमने देखा कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और कतर का जीसीसी से किस प्रकार संबंध है वो भी हमने देखा, और जीसीसी के अंदर एक विवाद जो आया वो हमने देखा। दोस्तों अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं भारत और जीसीसी संबंधों की। हालांकि पश्चिम एशिया के साथ जब हम संबंध देख रहे थे तब हमने संबंधों की बात की थी, और अभी चूंकि जीसीसी हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें संक्षेप में इसे समझ लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भारत के लिए जीसीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात हमने बताई व्यापार के दृष्टिकोण से। व्यापार में हमने कहा कि भारत अपनी आवश्यकता, ऊर्जा आवश्यकता के लिए डिपेंडेंट है खाड़ी क्षेत्रों पर, और देखिए हमने कहा था कि 80% से ज्यादा भारत आयात करता है, और उसमें से भी 65% अपनी आवश्यकता का भारत आयात कर रहा है, कच्चा तेल और गैस इस खाड़ी देशों से ही। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 65% अपनी आवश्यकता, 82% जो हम आयात कर रहे हैं उसका 65% हुआ, ये बहुत बड़ा अमाउंट, और इस तरह से हम यहाँ पर डिपेंडेंट है। और सर्वाधिक तेल देखिए इसी का जो सबसे बड़ा नेता राष्ट्र है उससे हम आयात कर रहे हैं, सऊदी अरब से हम आयात करते हैं सर्वाधिक तेल। और देखिए दूसरी बात, इसका एक राष्ट्र हमने देखा था, सदस्य देखा था, संयुक्त अरब अमीरात, वो हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, चीन दूसरे नंबर पर है। देखिए पहले 2019 से पहले तक, मतलब अभी 2020 का जो 2020 की जो न्यूज है उससे पहले तक चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार हुआ करता था, लेकिन अब आंकड़े बदल गए, अमेरिका सबसे आगे आ गया है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, दूसरे नंबर पर चीन, और तीसरे नंबर पर खाड़ी देशों का एक प्रमुख राष्ट्र संयुक्त अरब अमीरात, यूएई हमारा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। अर्थात देखिए सबसे बड़ा तेल कहां से मिल रहा है हमें? सऊदी अरब से, जो जीसीसी का राष्ट्र है। सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, वो कौन है? जीसीसी राष्ट्र है। सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का आयात हम कहां से कर रहे हैं? कतर से, वो कौन सा है? जीसीसी राष्ट्र है। कितना इंपॉर्टेंट है जीसीसी राष्ट्र हमारे व्यापार के दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी वजह, 70 लाख भारतीय निवास करते हैं इस क्षेत्र में दोस्तों। अनिवासी भारतीयों की इतनी बड़ी संख्या यहां पर है, 70 लाख। 70 लाख बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा एक बड़ा भारतीय डायस्पोरा, एक बड़ी संख्या भारतीयों की यहां पर विद्यमान है। उनके सुरक्षा दृष्टिकोण से ये क्षेत्र भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके साथ संबंध बनाना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेकों माइंस में ये खदानों में काम करते हैं, तेल उत्खनन में ये लोग लगे हुए हैं, अब बड़ी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इंजीनियर हैं, और कई यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, और कई यहाँ पर शिक्षक हैं, कई यहाँ पर आपके प्रबंधक, मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियों का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं भारतीय यहाँ पर, और इस प्रकार बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ये अनिवासी भारतीय इस क्षेत्र में, और इस दृष्टिकोण से जीसीसी के साथ संबंध हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, ये जो अनिवासी यहाँ पर रह रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, इनके परिवार कहाँ हैं? इनके परिवार अभी भी भारत में रह रहे हैं, ये लोग काम करने के लिए वहां गए अस्थायी रूप से। दोस्तों इनके परिवार यहाँ पर हैं, तो उनको खर्चा पानी भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? खर्चा पानी भेजते हैं। और दोस्तों इसे ही कहते हैं धन का प्रेषण, धन का प्रेषण। ये देखिए तीसरा पॉइंट, धन का प्रेषण, और धन का प्रेषण हो रहा है भारत में, जो कि एक बड़ी विदेशी मुद्रा का साधन बन जाता है भारत के लिए। भारत की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से इनका जो भेजा हुआ पैसा है वो भारत के लिए काम आता है। कई बच्चों को डाउट आ रहा है कि ये तो इनके सगे संबंधियों को भेज रहे हैं, तो भारत के लिए कैसे लाभ हुआ? दोस्तों ये विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं, और विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट करके इनके परिवार वालों को भारतीय रुपए में पैसा मिल रहा है। भारत सरकार को विदेशी मुद्रा मिल रही है दोस्तों, आरबीआई को विदेशी मुद्रा मिल रही है। भारत के लिए बहुत बड़ी ये एक भूमिका निभाता है जब हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं इस विदेशी मुद्रा में दोस्तों। इसलिए ये बहुत बड़ा सोर्स है भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, धन का प्रेषण जो अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजा जा रहा है। और एक चौथा, सामरिक महत्व। दोस्तों हमने शुरू में बात बताई थी आपको कि तेल सभी देशों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अधिकांश राष्ट्र, अभी जैसे बड़े जो राष्ट्र हैं, चीन हुआ, भारत हुआ, जापान हुआ, ये सब तेल आयातक राष्ट्र हैं, इन्हें तेल की आवश्यकता होती है, और जो तेल आयात हो रहा है वो अधिकांशतः इसी क्षेत्रों से हो रहा है। तेल इस प्रकार से एक सामरिक वस्तु बन गया है, ना सिर्फ अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, बल्कि तेल के जहाज इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, और इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सामरिक महत्व है। इस क्षेत्रों में संघर्ष है, आतंकवाद पनप रहा है, उनके खिलाफ लड़ाई में जीसीसी देशों के साथ महत्व आवश्यक है। ये सब सामरिक संबंध है दोस्तों। जीसीसी बड़े पैसे वाले देश है दोस्तों, ये रक्षा समझौते हो सकते हैं बड़े बड़े, हर प्रकार से सामरिक महत्व है। हिंद महासागर के पास है और भूमध्य सागर के पास है ये देश दोस्तों, सामरिक महत्व है। एक जो समुद्री परिवहन है, इन जहाजों के जाने का रास्ता है, उस जगह पर ये देश विराजमान है। ये एक सामरिक महत्व है दोस्तों इन जीसीसी राष्ट्रों का। और
वर्तमान में अभी चर्चा करने वाले हैं कि हमारा भारत का और जीसीसी राष्ट्रों का संबंध बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। और भारतीय विदेश नीति एक 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 पहल करी थी भारत के उस समय के 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लुक वेस्ट पॉलिसी वो लेकर आए। लुक वेस्ट अर्थात पश्चिम की ओर देखो नीति, और पश्चिम का उनका मतलब था इस पश्चिमी एशिया वाले क्षेत्र से, और उसमें भी सर्व प्रमुख इन जीसीसी राष्ट्रों की ओर देखना भारत की एक प्राथमिकता थी। और उसी में हमने कहा इन देशों के साथ संबंध हम सुधारेंगे, और ऐसी कामना की 2005 में हमने। दोस्तों इस पॉलिसी का विस्तार अभी हाल की मोदी गवर्नमेंट ने किया, और बहुत तेजी से हमारे रिश्ते बढ़ने लगे हैं जीसीसी संबंध, जीसीसी राष्ट्रों के साथ। और देखिए ये एक हम अभी भारत और जीसीसी के बारे में वर्तमान में एक विश्लेषण करें वर्तमान संबंध में, इससे पहले एक बार देख लीजिए खाड़ी देशों के लिए नई चुनौती। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था दोस्तों कि जीसीसी राष्ट्र अभी पूरी अपनी अर्थव्यवस्था में किस पर निर्भर हैं? तेल के उत्खनन पर, तेल के निर्यात पर। दोस्तों अभी कोविड-19 आया, कोरोना का समय आया, और सब जगह देखा गया कि तेल की आपूर्ति में, तेल की आवश्यकता में हमारे सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, आप लोग घर में बंद हैं और तेल की डिमांड कम हो गई। इनके सामने एक बड़ा संकट, इनके सामने जो आपको मैंने अभी चर्चा की वो सामने आ गया इनके, एक संकट कि तेल पर ये निर्भर है। और अगर तेल का निर्यात कम हो गया, कोविड-19 ने, एक आपदा ने ये प्रूव कर दिया कि अगर पूरे विश्व में तेल की आपूर्ति में कमी आ जाए, अगर उनकी डिमांड कम हो जाए, तो ये देश कहीं के नहीं बचेंगे, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ तेल पर निर्भर हैं। और एक दिन में ही मैंने आपको बताया कि अमीर राष्ट्र हैं, यहाँ पर अमीर हैं बहुत लोग और बहुत पैसे वाले यहाँ पर जाएंगे, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी, और हर जगह डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट दिखेगा, क्योंकि पैसा भरा हुआ है दोस्तों। और ये सिर्फ पैसा आया इस तेल से, लेकिन तेल में खराबी हुई, तेल का निर्यात घटा, पूरे रोड पर आ जाएंगे ये सारे के सारे बड़े बड़े राष्ट्र दोस्तों। और ये एक खाड़ी देशों के सामने नई चुनौती, और इसीलिए इनको अपनी अर्थव्यवस्था का एक विविधता लानी होगी। और देखिए भारत उसमें इनकी एक मदद कर सकता है। भारत एक बड़ा राष्ट्र है, एक महाशक्ति बनने पर जा रहा है, अग्रसर हो रहा है, और ना सिर्फ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि अपनी पूरे एक बड़े आर्थिक संसाधन, बड़ी जनसंख्या आधार के कारण बड़े बाजार के रूप में भारत सामने है। एक महाशक्ति, आर्थिक उदय हुआ है भारत का बहुत तेजी से 1990 के बाद से, एक महाशक्ति बन रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में कोई भी ऐसी एक भी जगह ऐसा मुद्दा नहीं है जहां भारत की उपस्थिति अनिवार्य ना हो। भारत को अब आवश्यक समझा जाता है हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में, और ये भारत की बढ़ती ताकत है दोस्तों, जो इन जीसीसी राष्ट्रों का रुख इन्होंने बदल दिया है। देखिए ये जो जीसीसी राष्ट्र थे ये कैसे थे? मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले राष्ट्र। अभी तक इनका रुख होता था पाकिस्तान की ओर, ये पाकिस्तान समर्थक राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण में इनके रुख में बदलाव आया है दोस्तों। अब भारत की ओर ये रुख करते हैं। आप देखिए फोटो दिख रहा है आपको, नरेंद्र मोदी को एक माला पहना रहे हैं, ये यूएई के प्रिंस हैं दोस्तों। ये माला कैसी माला है? ये यूएई का सर्वोच्च अवार्ड है दोस्तों, इनका सर्वोच्च अवार्ड, जायद अवार्ड, जैसा कि भारत में होता है भारत रत्न, उसी प्रकार का यूएई का सर्वोच्च अवार्ड है ये। और ये भारतीय प्रधानमंत्री को मेडल दिया है इन्होंने दोस्तों। ये दिखा रहा है कि सर्वोच्च सम्मान अगर ये देश भारत को दे रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत की कितनी बड़ी भूमिका है, और भारत को ये कितना एक भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट साथी के रूप में देखते हैं। और इनके साथ, भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कितने बेकाबू हैं ये देश, कितने आतुर हैं ये देश, और भारत को भी दोस्तों इन देशों की आवश्यकता है। अनेकों पैमाने पर अगर ये दोनों देश साथ में आते हैं तो दोस्तों पूरे विश्व में एक बड़ी एक संरचनात्मक परिवर्तन कर देंगे ये देश। दोस्तों हमने बात बताई थी आपको कि जीसीसी देशों की अर्थव्यवस्था में समस्याएं आ रही है, जीसीसी देशों को समस्याएं आ रही है, और इसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाना चाहते हैं। और भारत के लिए एक बड़ा मौका है कि भारत इसमें अनेकों पैमाने पर इनकी मदद कर सकता है, इनके साथ में आ सकता है। इसी दृष्टिकोण से ये भारत की ओर देखते हैं। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, हमने बताया था आपको कि इन देशों के पास बहुत मात्रा में पैसा है। ये पैसे का करेंगे क्या दोस्तों? इसको ये भारत जैसे देशों में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इस पैसे को निवेश करेंगे और जब भारत में विकास बढ़ेगा, क्योंकि भारत महाशक्ति बन रहा है, डेफिनेटली भारत का फ्यूचर ब्राइट है। और ऐसे में अगर जब भारत का विकास होगा तो उससे जो पैसा में वृद्धि होगी, उससे इनको इनके निवेश में लाभ मिलेगा दोस्तों। और इसीलिए ये भारत जैसे देशों में निवेश करना चाहते हैं, और कई बड़े बड़े फंड बना लिए दोस्तों इन्होंने। और
भारत को तो निवेश की आवश्यकता है। भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को आवश्यकता है। भारत में सड़कें बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए, भारत को बंदरगाहों के विकास के लिए, भारत को बिजली संयंत्रों के विकास के लिए, भारत में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर इस निवेश की आवश्यकता है। और ऐसे में ये जीसीसी राष्ट्र और भारत एक साथ आकर अपने साझे उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए, हमने बताया था आपको, जीसीसी देशों में अर्थव्यवस्था के बदलाव की प्रक्रिया भारत के लिए बड़ा मौका है। इन देशों ने दूसरे देशों में निवेश के लिए बड़े बड़े फंड बना रखे हैं। भारत बुनियादी ढांचों के विकास के लिए खाड़ी देशों से ज्यादा निवेशकों को आमंत्रित कर सकता है। विजन 2030 दोस्तों, ये सऊदी अरब का विजन है जिसमें वो 2030 तक एक बड़ा वैश्विक निवेशक बनना चाहता है। ऐसा उसका दृष्टिकोण उसने दिखाया है विजन 2030 में, और एक बड़ा वैश्विक निवेशक बनना चाहता है। भारत अगर सऊदी अरब के इस लक्ष्य में सहयोगी बनता है तो और भारी निवेश हासिल कर पाता है तो भारत का बंदरगाह, सड़क, रेल नेटवर्क, ये सब इसका कायाकल्प हो जाएगा। एक अलग नक्शा आपको दिखाई देगा, चमचमाती रोड, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर दोस्तों व्यापार होगा। रेल नेटवर्क, एयर कॉरिडोर, हर प्रकार का एक कनेक्शन बन जाएगा, परिवहन सुलभ हो जाएगा, बंदरगाह भी विकसित हो जाएंगे, जिससे हमारा आयात निर्यात बढ़ेगा। एक बड़ी महाशक्ति को जो भारत अग्रसर है उसमें और तेजी से एक ईंधन के रूप में काम करेगा इनके द्वारा किया गया निवेश। दोस्तों, भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति ने जीसीसी देशों को न केवल आर्थिक अपितु सामरिक संबंध बनाने पर भी विवश किया है, जिसे और आगे ले जाया जा सकता है। दोस्तों, एक तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सामरिक संबंध बनाने में ये देश आगे आने लगे हैं। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत को प्रायोरिटी देते हैं। देखिए, मेडल दे रहे हैं, सबसे सर्वोच्च इनका सम्मान भारत को दे रहे हैं, और आतंकवाद पर ये देश भारत के साथ सपोर्ट करते हैं। हिंद महासागर में समुद्री डकैतों के खिलाफ ये भारत के साथ लड़ते हैं। दोस्तों, हिंद महासागर में प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात, तूफान, इनके खिलाफ ये भारत के साथ मिलकर सहयोग करते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार दोनों ही जीसीसी और भारत के उद्देश्य समान हैं, दोनों की आकांक्षाएं समान हैं, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इनके पास पैसा है, भारत के पास महाशक्ति बनने की एक क्षमता है, भारत के पास बड़ा बाजार है, भारत के साथ संबंध बनाना इनकी आवश्यकता है, इनके लिए एक अवसर है। भारत के लिए इनके साथ संबंध बनाना भारत की आवश्यकता है, भारत के लिए एक अवसर है। और जब दोनों मिल रहे हैं दोस्तों, तो बहुत आगे इन संबंधों को ले जाया जा सकता है। इसकी शुरुआत हो गई है दोस्तों, भारत इनको प्रायोरिटी पर ले रहा है। भारत इनके जो बड़े इनके जो सुल्तान हैं, प्रिंस हैं, इनको इन्वाइट करता है अपने गणतंत्र दिवस समारोह में और स्वतंत्रता दिवस समारोह में। बड़ी मीटिंगों में इनके साथ चर्चाएं की जाती है, बड़े स्तरीय पर उच्च राजकीय स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इनके साथ चर्चाएं हो रही है। और ये सब दिखा रहा है दोस्तों, नए संबंधों का उभरना, इन देशों के साथ भारत के नए संबंधों का विकास हो रहा है। और ये एक निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि भारत और जीसीसी के संबंध वर्तमान में बहुत अच्छे हैं, और जो समस्या है उनमें भारत इनके साथ में सहयोग कर रहा है और तेजी से अब आगे बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, पहले ये राष्ट्र कश्मीर के मुद्दे पर भारत के अगेंस्ट में बोलते थे, लेकिन अब एक न्यूट्रल, तटस्थ मत अपनाने लगे हैं। दोस्तों, ये सब दिखा रहे हैं नए उभरते संबंध, और जिन्हें बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए, जिनका भविष्य एकदम क्लियर है कि बिल्कुल तेजी से ऊपर जाएंगे, ये ऐसे संबंध बना रहे हैं भारत और जीसीसी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं। और दोस्तों, कई बच्चे उसी में खोए मत रह जाना, इस्लामिक सहयोग संगठन उतना भी इंपॉर्टेंट संगठन है। अब उससे बाहर निकल के आप इस पर आ जाएं, क्योंकि देखिए, इस्लामिक सहयोग संगठन किस प्रकार का संगठन है, जिसे ओआईसी कहा जाता है। जितनी भी दुनिया में इस्लामिक बहुल राष्ट्र हैं, मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, उन देशों के द्वारा बनाया गया संगठन है इस्लामिक सहयोग संगठन। दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन इन मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के द्वारा बनाया गया संगठन है। देखिए, आपको मैप में दिख रहा है, हरे हरे कलर के क्षेत्रों में ये अफ्रीका का क्षेत्र, यहां पर ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र, यहां पर ये दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र, यहां पर ये बांग्लादेश भारत की तरफ दिख रहा है आपको, और इसी तरह से देखिए अफ्रीका में भी कई जगह पर, और ये पूरा की पूरा पश्चिमी एशिया का क्षेत्र और मध्य एशिया का क्षेत्र, ये सभी वो देश हैं दोस्तों जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। और देखिए, इस्लामिक सहयोग संगठन बना था 1969 में, 1969 में इसका गठन हुआ था दोस्तों, 1969। और देखिए दोस्तों, बाहर आइए जीसीसी से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम 3 संगठनों की चर्चा करेंगे, तीनों में से एक ना एक संगठन से प्रश्न आने वाला है आपकी परीक्षा में, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो हमने बताया कि 50 साल पूरे हो गए हैं, एक जानबूझ के मैंने स्टिकर यहां पर आपके सामने लगा दिया 50 साल का, जिससे आपको दिमाग में ट्रेस होता रहेगा कि ये देखिए 50 साल आपकी परीक्षा में किसी भी इवेंट को, किसी भी घटना को, किसी भी ऐसी एक न्यूज को अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, इस प्रकार के अच्छे आंकड़ों में अगर एक राउंड फिगर में अगर कोई डेवलपमेंट हो जाता है, उसको समय बीत जाता है, तो आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, हमने
आपसे बात की है कि 1969 में संगठन का गठन हुआ, 2019 में 50 साल पूरे हो गए। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया। दोस्तों दोस्तों ये सिर्फ इसलिए नहीं कि 50 साल पूरे हो गए, बल्कि एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भी इस 2019 में देखने को मिला, और इस वजह से भी एग्जामिनर का, आपके जो परीक्षक है उनका ध्यान इसकी तरफ जाएगा, इस्लामिक सहयोग संगठन का। दोस्तों जिस तरह हमने बताया कि जीसीसी और भारत के संबंध तेजी से आगे बढ़े हैं, उसी प्रकार इस्लामिक सहयोग संगठन में भी तेजी से बदलाव आए हैं, और ये संगठन भी एक इंपॉर्टेंट संगठन बन गया है भारत के दृष्टिकोण से। अब देखिए इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में पहले फैक्ट्स देख लेते हैं हम। 1969 में संगठन का गठन हुआ, 1969 में 1969 में संगठन की स्थापना हुई, ये हमने देखा। 57 सदस्य हैं, 57 मेंबर, 57 सदस्य हैं इस ओआईसी में, और सारे की सारे कैसे हैं, मुस्लिम बहुल राष्ट्र, मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। इसका मुख्यालय देखिए जेद्दा में है। हमने जीसीसी का मुख्यालय बताया था कहां पर, सऊदी अरब के शहर रियाद में, रियाद में हमने बताया था। और ये है ओआईसी का हेडक्वार्टर सऊदी अरब के दूसरे शहर जेद्दा में। ये जेद्दा एक शहर है दोस्तों, सऊदी अरब का एक इंपॉर्टेंट शहर, और यहां पर इसका मुख्यालय है। ये याद रखना है आपको, परीक्षा प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं उद्देश्यों की। देखिए उद्देश्य एकदम साफ है। एक तो मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज ये बनाता है, मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज। हमने कहा कि यहां पर जो 57 सदस्य हैं, ये ज्यादातर ये सारे सदस्य कौन से हैं, जहां पर मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं। इसीलिए इसका संगठन का जो चार्टर है वो उसमें लिखा हुआ है दोस्तों, इसीलिए डबल कोट में आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। ये डबल कोट का मतलब है कि ओरिजिनल रूप में इसको यहां पर लिख दिया गया आपके सामने। देखिए मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज है ये संगठन, और साथ में अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने से की भावना से, बढ़ावा देने की भावना से मुसलमानों के हितों के बचाव और रक्षा, अर्थात ये पूरा अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना चाहते हैं, और उसके लिए मुस्लिम जो लोग हैं, मुसलमान संप्रदाय के लोग, इनके हितों का बचाव और रक्षा ये चाहते हैं, और इनके हितों के लिए संगठन काम करता है। पूरे सम्मिलित मुस्लिम विश्व की आवाज बनकर सामने आता है, और यह है इस्लामिक सहयोग संगठन। दोस्तों इस्लामिक सहयोग संगठन मुस्लिमों के हितों के लिए किस प्रकार काम करता है, एक उदाहरण आप देखें कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से आपको क्लियर होगा। देखिए यहां पर पश्चिमी एशिया में एक संघर्ष चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का। हालांकि इसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा, एक टॉपिक में आपको मैं कवर करूंगा, इजराइल फिलिस्तीन पूरा संघर्ष क्या है, पूरा विवाद आपको एक लेक्चर में मैं कवर करूंगा, तो आप उसको देखते रहना। कई बच्चों की समस्या है कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो मैं बता चुका हूं दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और 2:30 बजे और 7:30 बजे मेरी क्लासेज आती हैं, तो आपको ये लेक्चर उनमें से मिल जाएगा, और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को मैं एक क्लास में अच्छे से कवर करूंगा। दोस्तों अभी हम हमारे ओआईसी के संदर्भ में इसको देख रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है दोस्तों, यहूदी देश है पश्चिमी एशिया में, और उसी में एक फिलिस्तीन करके एक क्षेत्र है दोस्तों, जो कि एक राष्ट्र बनना चाहता है। मुस्लिम संप्रदाय को, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है ये फिलिस्तीन, और यहूदी बहुल क्षेत्र है दोस्तों इजराइल, और इनके यहूदियों और फिलिस्तीन के बीच में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, और यहां पर इजराइल द्वारा कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया है। देखिए ओआईसी क्या कहता है, ओआईसी किसके पक्ष में आता है, ओआईसी आता है फिलिस्तीन के पक्ष में, क्योंकि फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। दोस्तों इस संघर्ष में ओआईसी कहता है कि दो देश समाधान होना चाहिए। जिस प्रकार से इजराइल राष्ट्र है, फिलिस्तीन को भी राष्ट्र बना देना चाहिए, अर्थात दोनों के दोनों देश बना दें। देखिए इजराइल पहले से ही राष्ट्र है, इसका मतलब ओआईसी क्या कह रहा है, फिलिस्तीन के राष्ट्र निर्माण को यह प्रोत्साहित कर रहा है। दो देश समाधान का मतलब है फिलिस्तीन को भी राष्ट्र बनाओ, फिलिस्तीन का यह पक्ष ले रहा है, फिलिस्तीन के साथ में ये ओआईसी खड़ा हुआ है, अर्थात मुस्लिम विश्व की आवाज मुस्लिमों के पक्ष में ये खड़ा हुआ है। दूसरा ये कहता है कि इजराइल के सामानों का बहिष्कार करो, क्योंकि इजराइल ने कई जगह पर फिलिस्तीन की कॉलोनियों में, फिलिस्तीन के क्षेत्रों में कब्जा किया हुआ है, और इस कब्जे को हटाने के लिए इजराइल की अर्थव्यवस्था को गिराना होगा, इजराइल की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए इसके सामानों का बहिष्कार करना होगा। दोस्तों ये बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत चला रहा है, गलवान घाटी में जो क्लैशेस हुए उसका समाधान भारत देखता है आत्मनिर्भर भारत में, चीनी सामानों के बहिष्कार में, चीन का सामान बहिष्कार करेंगे जिससे चीन की अर्थव्यवस्था नीचे आएगी, और जब चीन की अर्थव्यवस्था कम होगी तो वैसे साम्राज्यवादी नीतियों में नहीं फंसेगा, गलवान घाटी से वापस चले जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार का कुछ समाधान ये देखते हैं ओआईसी
जो कि कहते हैं कि इजराइल की अर्थव्यवस्था को गिराना होगा और उसके लिए इसके सामानों का बहिष्कार करना होगा और दो देश समाधान है। अर्थात कहने का मतलब है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में ये मुस्लिम समुदाय की आवाज बनकर सामने आता है, फिलिस्तीन के ये साथ खड़ा रहता है। अगर मैं भारत की बात करूं दोस्तों, तो यह वही संगठन है जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और भारत को कहता है कि आपने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इस्लामिक सहयोग संगठन अर्थात ओआईसी और भारत संबंधों की। देखिए, भारत के साथ विवाद होता आया है। भारत कई बच्चों को मेरे कहते ही कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया होगा। दोस्तों परेशान नहीं हो, अभी हमने जीसीसी पढ़ा था, आपने देखा कि जीसीसी के राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि जीसीसी राष्ट्रों के साथ संबंध बढ़ रहे हैं, हमारे अच्छे सऊदी अरब जिनमें से प्रमुख राष्ट्र है हमारे साथ अच्छे संबंध बना रहा है, यूएई अच्छे बना रहा है, अब इस्लामिक सहयोग संगठन हमारे साथ क्यों खराब रिश्ते बना रहा है? क्योंकि इस्लामिक सहयोग संगठन में भी तो सऊदी अरब प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहां पर ऐसा क्या हो गया? बच्चों बस सुनते जाइए और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन भारत के साथ विवाद करता है। भारत को एक 18 करोड़ मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र होने के बाद भी इसमें सदस्यता नहीं दी जाती। देखिए, भारत के द्वारा कश्मीर को यह दिखाता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। देखिए, भारत के साथ विवाद, ओआईसी कश्मीर के विवादित क्षेत्रों को भारत द्वारा कब्जे के रूप में मानता है। 18 करोड़ मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। दोस्तों, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत, देखिए भारत में जितनी इनके पास नहीं उससे ज्यादा आबादी है मुसलमानों की, और उसके बाद भी भारत को सदस्यता नहीं दी गई, जबकि ये कहते हैं कि मुस्लिम विश्व की आवाज है। क्या भारत मुस्लिम विश्व की आवाज नहीं है? तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है मुस्लिम आबादी के दृष्टिकोण से, और फिर भी इसने सदस्यता नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं इस्लामी सहयोग संगठन के राष्ट्र, और पाकिस्तान भारत का ओआईसी में प्रवेश का विरोध करता है, और पाकिस्तान के कहने के कारण इस्लामिक सहयोग संगठन में भारत को स्थान नहीं मिल पाया। दोस्तों, ये विवाद हैं, लेकिन 2019 में एक परिवर्तन देखने को मिला। जैसा मैंने आपको जीसीसी के संबंध में बताया था कि अब ये जीसीसी के राष्ट्र भारत की महाशक्ति से प्रभावित हैं। महाशक्ति जो भारत बनता जा रहा है, आर्थिक महाशक्ति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का बढ़ता प्रभाव, भारत का बड़ा बाजार, भारत में निवेश की संभावनाएं, भारत की बढ़ती सामरिक महत्वाकांक्षा, सामरिक शक्ति, उस सबसे लाभ उठा रहे हैं ये पश्चिमी एशिया के खाड़ी देशों के क्षेत्र। और इसी दृष्टिकोण में यही एक बदलाव लेकर आया है इस्लामिक सहयोग संगठन के भी दृष्टिकोण में, और क्योंकि यहां पर भी सऊदी अरब प्रमुख भूमिका निभाता है, और वहीं पर हमने देखा मुख्यालय भी है जेद्दा में, और दोस्तों उसके साथ संबंध बढ़ने लगे हमारे। और देखिए, इतिहास बदल गया। 2019 में 1969 के में जब यहां पर गठन हुआ था इस इस्लामिक सहयोग संगठन का, उसके 50 वर्षों के बाद 2019 में भारत को आमंत्रित किया गया इसके सम्मेलन में, जो अभी 2019 में इसका अबू धाबी में सम्मेलन हुआ, वहां पर भारत को इसमें इनवाइट किया गया, आमंत्रण दिया गया। दोस्तों, एक बड़ी घटना, इस्लामिक सहयोग संगठन जो भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है कि जो कश्मीर में कब्जा करता है, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो इस्लामिक बहुल जनसंख्या वाला होते हुए भी उसको ऐसे मानता है कि हिंदू मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है, और इसीलिए इसको सदस्यता नहीं देता, और वही एक अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाता है, और 50 साल के बाद में भारत की इस भूमिका को पहचानता है और भारत को इस सम्मेलन में पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के बावजूद, विरोध के बावजूद आमंत्रित करता है। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिवर्तन कर दिया धारा 370 में, संविधान का अनुच्छेद 370 में, लेकिन अब इतना कट्टर विरोध नहीं हुआ इस्लामिक सहयोग संगठन के द्वारा। अब व्यूज बदल गए हैं। अब इस्लामिक सहयोग संगठन भारत के साथ सहयोग चाहता है, खुद सहयोग चाहता है। पूरा इस्लामिक सहयोग संगठन इस्लाम की भलाई के लिए भारत की ओर देखा जा रहा है, और इसीलिए मोदी जी को इस्लामिक जो प्रमुख राष्ट्र है यूएई, वो एक मेडल दे रहे हैं, सबसे सर्वोच्च मेडल। दोस्तों, ये दिखा रहा है भारत की एक शक्ति, और उसमें भारत के कई ओएसी राष्ट्रों के साथ मजबूत संबंध बने हैं, और ये इसी वजह से हमने देखा जीसीसी के साथ भारत के संबंध अलग तरह से परिभाषित होने लगे हैं, इस्लामिक सहयोग संगठन के साथ भारत के संबंध परिभाषित होने लगे। देखिए दोस्तों, जब 1969 में ये बना था, उस समय भी भारत तो इसकी मीटिंग में शामिल हुआ था, लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण से। अब भारत को एक आमंत्रण दिया गया है दोस्तों, ये एक अलग ही विशेष महत्व रखता है, एक अतिथि के रूप में बुलाया गया है, एक विशेष पहचान भारत को मिली है 2019 में, एक अलग ही एक भारत के एक उदयमान सितारे को दिखा रहा है दोस्तों, और ये एक बड़ी विजय है भारत की कूटनीति की। और ना सिर्फ दूसरे ऐसे राष्ट्र जो भारत को एकदम कटुता की तरह से देखते थे, उन राष्ट्रों में भी भारत के प्रति दृष्टिकोण बदला है, और सिर्फ छोटा मोटा दृष्टिकोण
नहीं बदला है दोस्तों। सिर्फ ऐसा नहीं कि संबंध में हाई लो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सही हो गए, अनेकों प्रकार से आर्थिक सामरिक हर प्रकार से संबंध आगे बढ़े हैं। और अब हम दोस्तों तीसरे एक महत्वपूर्ण संगठन की चर्चा करेंगे और इसका नाम है पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन अर्थात ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये वो राष्ट्र हैं दोस्तों जहां पर पेट्रोलियम के भंडार हैं, ये इनका उत्पादन करते हैं और ये निर्यातक राष्ट्रों के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ओपेक का नाम आप बार बार न्यूज में सुनते हैं। भारत में तेल की कीमतों का प्रभाव बार बार आप न्यूज में आते सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है। देखिए तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गई, भारत में तेल महंगा हो जाएगा, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। और कभी सुनते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कम हो गई हैं तो भारत में भी तेल के दाम कम हो जाएंगे। कई बार सुनते हैं कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कम हो गई हैं लेकिन फिर भी भारत में नहीं हुई क्योंकि भारत सरकार ने टैक्स लगा दिया। दोस्तों ये इस प्रकार की तमाम न्यूज हमारी तेल को लेकर सुनने को मिलती हैं और उनमें एक सर्वप्रमुख भूमिका निभाता है ओपेक, अर्थात लगभग हर दिन आपके सामने ओपेक प्रेजेंट रहता है। दोस्तों आज समझते हैं इस ओपेक को और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओपेक। और क्या है ओपेक, सबसे पहले इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ओपेक का गठन कब हुआ था? 1960 में। ओपेक का गठन 1960 में हुआ था, अर्थात ये संस्था कब बनी थी? 1960 में। क्या है? हमने बताया पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है ओपेक। और ओपेक का मुख्यालय कहां है? दोस्तों ओपेक का मुख्यालय है वियना में। और वियना कहां पर है? ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया यूरोप का देश ऑस्ट्रिया और इसकी राजधानी है वियना और यहीं पर है इस ओपेक का मुख्यालय। कई बार बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर वियना को क्यों बनाया इसका मुख्यालय, क्योंकि आपने कहा कि ओपेक तेल निर्यातक राष्ट्रों का संगठन है और आपने पिक्चर में भी दिखाया कि ये वाले राष्ट्र हैं जो ब्लू कलर में हैं और यहां पर ज्यादातर दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र, अफ्रीका के और पश्चिमी एशिया के राष्ट्र हैं। तो क्यों फिर ऑस्ट्रिया को चुना गया, इसके ऑस्ट्रिया में वियना को चुना गया? देखिए दोस्तों ओपेक एक बहुत एक समर्थ संस्था है और एक मजबूत संस्था है, एक अंतर सरकारी संस्था है जो एक अपने इरादों के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये एकदम एक ऐसा सिग्नल, एक ऐसा संकेत देना चाहता है कि हम सब तटस्थ हैं, हम आपसी हितों के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी के साथ में गलत करने के उद्देश्य से नहीं है। अगर इसका मुख्यालय सऊदी अरब में बना दिया जाता तो आसपास के ओपेक वाले राष्ट्रों को लगता कि यहां पर कोई पार्शियलिटी उनके साथ हो सकती है, सऊदी अरब बड़ा राष्ट्र है और वो एक पार्शियलिटी कर सकता है। दोस्तों एक ऐसी स्थान को चुना गया जो तटस्थ है, न्यूट्रल है, जहां पर ये ओपेक के सदस्य नहीं है और उनमें सबसे बढ़िया मिला इनको वियना, जहां पर पहले से ही बहुत सारे मुख्यालय बने हुए हैं और इसीलिए ओपेक का मुख्यालय बनाया गया वियना में। ये क्लियर हो गया दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। मैं ये इतनी सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों आपको याद हो जाए वियना में इसका मुख्यालय है। और कई बार परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाता है जब चार ऑप्शन मिलते हैं, जब आप कई बार तुक्के लगाने की भी कोशिश करते हैं, गैस करने की कोशिश करते हैं तो आप वियना तक नहीं पहुंच पाते, आपको लगता है ओपेक है, तेल निर्यात करने वाला है, तो कोई सऊदी अरब का कोई ऑप्शन दिख जाता है उसमें या फिर कोई ऐसा ऑप्शन दिख जाता है तो आप उसे टिक कर देते हैं। दोस्तों ये बात क्लियर कर लेना, ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। दोस्तों कितने सदस्य हैं? 14 देश हैं ओपेक के सदस्य। देखिए ये मैं आंकड़ा बता रहा हूं आपको जून 2020 का, अभी का, वर्तमान का, आज जब क्लास हो रही है उस समय का। उस समय तक ओपेक में 14 राष्ट्र हैं, कोई गलती नहीं है। अगर आपको कहीं पर 13 किसी से सुनने को मिला है, बिल्कुल गलत है, 14 के 14 राष्ट्र हैं। और कई बार कंफ्यूजन हुआ है बच्चों को, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, बिल्कुल याद रखना 14 राष्ट्र हैं। और एक अभी लेटेस्ट एक राष्ट्र इससे बाहर हो गया, कतर, हाल में, पहले इसने अप्लाई किया था 2019 में और अभी इसमें बाहर हो गया, कतर इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी 14 सदस्य हैं इसके और बिल्कुल क्लियर है और इससे याद करना है 14। और अगर प्रश्न आता है इनमें से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली कतर वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेगा क्योंकि कतर अभी बाहर हुआ है और आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। देखिए ओपेक के जो सदस्य हैं वो ये सारे सदस्य हैं, लेकिन आपको इन सारे सदस्यों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक अनुमान होना चाहिए। देखिए दक्षिण अमेरिका में सदस्य हैं, फिर अफ्रीका में कुछ सदस्य हैं, पश्चिमी एशिया में सदस्य हैं और को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कतर इसका सदस्य अब नहीं है और कुल 14 सदस्य हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे तो आप इस परीक्षा में जो भी आपके प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों ये क्लियर हो गया ओपेक के सदस्य, एक लिस्ट मैंने यहाँ पर डाल दी आपके लिए, आप एक बार जल्दी से नजर दौड़ा सकते हैं। इसमें से देखिए अल्जीरिया हुआ, अंगोलिया हुआ, कॉन्गो हुआ, गिनी, गैबन और फिर आप देखिए यहाँ पर लीबिया, नाइजीरिया और ये जितने हमने टिक लगाए ये सारे वो हैं जो अफ्रीका में राष्ट्र हैं ओपेक के सदस्य। फिर देखिए डैश लगा के मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो राष्ट्र है इराक हुआ, ईरान हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरब हुआ और संयुक्त अरब अमीरात हुआ, ये राष्ट्र हैं दोस्तों एशिया में इसके सदस्य। और फिर
देखिए इक्वाडोर, और इधर से आप नीचे देखिए वेनेजुएला, ये राष्ट्र हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका में जो इसके ओपेक के सदस्य है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ओपेक के उद्देश्य की। दोस्तों ओपेक 3 लोगों के लिए काम करता है। देखिए ऐसा नहीं है, इसका नाम क्या है ओपेक का? निर्यातक राष्ट्रों का संगठन। पूरा एक बार आपको दोबारा से दिखाते हैं, ये कैसा नाम है? पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन, अर्थात पेट्रोलियम निर्यात करने वाले राष्ट्रों का संगठन है। लेकिन जब इसके उद्देश्य की बात आती है तो ये 3 लोगों के उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। एक तो अपने निर्यात जो कर रहे हैं ओपेक के जो सदस्य हैं उनका उनका ध्यान रखता है, उनके हितों का ध्यान रखता है। जो निर्यात कर रहे हैं तेल का उनका ध्यान रखा, ठीक है, पहला। दूसरा, जो उपभोग करेंगे इसके माल का, अर्थात तेल उपभोक्ता जैसे कि भारत, चीन, ये जो तेल उपभोक्ता हैं इनका ये ध्यान रखता है। और तीसरा, जो तेल में निवेश करता है, तेल उद्योग में जो निवेश करने वाले लोग हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमने बताया था आपको दक्षिण अमेरिका में मराकाइबो, वेनेजुएला में मराकाइबो में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अपना कुछ तेल का स्टेक ले रखा है, वहां पर निवेश किया हुआ है। दोस्तों भारत एक निवेशक भी है, तो इस दृष्टिकोण से जो भी निवेशक हुए, उपभोक्ता हुए, निर्यातक हुए, सभी का ये ध्यान रखता है। देखिए कैसे अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित करना और एकीकृत करना, अर्थात जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो 14 सदस्य हैं, ये एक जैसी नीति बनाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सऊदी अरब ने तो तेल का उत्पादन बढ़ा दिया और दूसरे राष्ट्र ने तेल का उत्पादन घटा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेल की कीमतों में इसका विशेष प्रभाव रहता है। दोस्तों ओपेक वर्कलॉजी कैसे कैसे ये काम करता है, तेल की कीमतों को कैसे निर्धारित करता है? देखिए जब इसको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बहुत कम हो गई हैं और उनको बढ़ाना आवश्यक है, दोस्तों ये क्या करता है, जो तेल निर्यात करने वाले राष्ट्र हैं उनको बोलता है आप अपना उत्पादन कम कर दीजिए। जब उत्पादन कम हो जाता है तो मांग उतनी रहती है, क्योंकि भारत और चीन को तो तेल की आवश्यकता है, वो बिना तेल के रह ही नहीं सकते, तो वो उसी तेल का अधिक दाम देने को तैयार हो जाते हैं और इसी प्रकार तेल का दाम बढ़ने लग जाता है। तेल का दाम बढ़ाने के लिए ओपेक क्या कर रहा है? उत्पादन को सीमित कर रहा है, उत्पादन को कम कर रहा है, उत्पादन के लक्ष्य बना देता है अपने सभी राष्ट्रों के लिए कि इससे ज्यादा उत्पादन आप नहीं करें। और जब वो उत्पादन कम हो जाता है तो अपने आप ही तेल के दाम बढ़ जाते हैं। दोस्तों जब तेल के दामों को घटाना होता है तो उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है। इन राष्ट्रों के द्वारा ओपेक के माध्यम से तेल के उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो तेल के मांग गिर जाएंगे। बड़े आसानी से, आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो वैसे देख लीजिए, आप चीनी के उदाहरण से लीजिए आपके आसपास के मोहल्ले में। दोस्तों जब चीनी की पैदावार अच्छी होती है, जब गन्ने की पैदावार अच्छी होती है, चीनी की सप्लाई बढ़ जाती है, अपने आप ही चीनी के दाम कम हो जाते हैं, अर्थात उत्पादन ज्यादा होगा, दाम कम हो जाएंगे। दोस्तों जब चीनी के दाम बढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि चीनी का उत्पादन उतना नहीं हो रहा होता। दोस्तों यही तरीका है तेल का भी, तेल की कीमतें बढ़ानी है, तेल का उत्पादन घटा दिया जाए। तो इस प्रकार से ओपेक तेल की कीमतों के स्थिरीकरण का भी ध्यान रखता है। विश्व बाजार में उच्च तेल की कीमतों को बनाए रखने के लिए तेल बाजारों के स्थिरीकरण को सुनिश्चित करता है। कच्चे तेल की कीमतों को उतार चढ़ाव से बचाने का काम करता है। उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोलियम की कुशल और नियमित आपूर्ति सुलभ करता है। तेल उद्योग में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की भी रक्षा करता है। ओपेक का प्रभाव, दोस्तों अब देखिए आप, ये 14 देश पूरे विश्व के तेल उत्पादन का 44% और दुनिया के तेल भंडार का 73% अपने पास रखते हैं। अर्थात पूरी दुनिया का 73% तेल भंडार इनके पास है। जो प्रमाणित तेल भंडार उसकी मैं बात कर रहा हूं, 73%, लगभग 3/4। अर्थात कितना बड़ा प्रभाव रहेगा इसका। अर्थात इनकी इनकी एक बोल सकते हैं आप डोमिनेंस है पूरे तेल में। अर्थात ओपेक जो डिसीजन लेगा उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा दुनिया में। और देखिए ओपेक का वैश्विक तेल कीमतों पर बड़ा प्रभाव है, डेफिनेटली होगा दोस्तों। इतना बड़ा भंडार जिसके पास होगा उसका प्रभाव बड़ा होगा। और ओपेक का गठन तेल बाजार में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में है। बिल्कुल दोस्तों, तेल उत्पादन प्रतिबंध से तेल की कीमतें प्रभावशाली वृद्धि हुई। हमने बताया था आपको ओपेक किस प्रकार काम करता है तेल की कीमतों को घटाने और बढ़ाने के लिए, और इसी प्रकार तेल की कीमतों का निर्धारण होता है। हमने बताया कि तेल कम कर देंगे उत्पादन तो अपने आप तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। दोस्तों ओपेक और भारत के संबंध देखिए, ओपेक और भारत के संबंध किस प्रकार के हैं। हमने बताया कि 82% तेल के लिए भारत आयात पर निर्भर करता है। अपनी तेल आवश्यकता का 82% भारत आयात पर निर्भर करता है। और ये तेल इंपॉर्टेंट है हमारी सारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इतने सारे तेल की आवश्यकता है, दोस्तों ओपेक के डिसीजन का, ओपेक के निर्णय का भारत पर असर पड़ेगा। क्योंकि अगर तेल का उत्पादन इसने कम कर दिया, तेल की कीमतें बढ़ गई, भारत को महंगा तेल मिलेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह होगा। देखिए
आपको पता है कि तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था को ही नहीं, भारतीय राजनीति को ही प्रभावित करती हैं। दोस्तों, विरोधी दलों द्वारा आंदोलन किए जाते हैं और सरकारें गिर जाती हैं, और इस प्रकार एक एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय राजनीति में ओपेक। और इस प्रकार हमारे सिर्फ भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं दोस्तों, आपकी परीक्षा में भी ये बड़ा रोल निभाने वाला है। और सिर्फ ये ही नहीं, और तीनों के तीनों जो संगठन है हमने देखे, चाहे वो जीसीसी का संगठन हो, चाहे ओपेक हो, चाहे वो इस्लामिक ओआईसी हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये तीनों ही संगठन आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि इनके बीच में संबंध बढ़ते जा रहे हैं, जैसे भारत का ध्यान इन देशों की तरफ है, इन संगठनों की तरफ है, उसी प्रकार इन संगठनों का ध्यान भारत की ओर है। दोनों ही अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं, एक दूसरे की आवश्यकता को समझ रहे हैं और महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। उसी प्रकार एग्जामिनर के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। और आप जब उत्तर अच्छे लिख के परीक्षा में नंबर लेकर आएंगे तो ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसी प्रकार देखिए, इन तीनों संगठनों का हमारे सभी के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। और इसीलिए आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, अच्छे उत्तर आप लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जिन्होंने बंसल 10 कोड का इस्तेमाल करके अभी तक ज्वाइन नहीं किया, प्लस कोर्स नहीं लिया, जल्दी से ले लीजिए। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे आपको हमारे आगामी क्लासेस की सूचना मिल पाए। और अगर किसी तकनीकी कारणवश आपको सूचना अभी तक नहीं मिल पाती है, कई बच्चों की शिकायतें हैं, तो हमने आपको समाधान दिया कि प्लेलिस्ट में आप चले जाएं। आपको इसी वीडियो के बीच में जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, वहां पर आप देखेंगे कि मेरी सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसको लिंक को खोलेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां पर आप क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं दोस्तों, रुकने ना दें, और हौसलों को बुलंद रखें और करते जाएं। और एक इस कोरोना आपदा के समय रुके नहीं, ऐसा नहीं, एक डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। सी एवरी कैलामिटी हैज इट्स अपॉर्चुनिटी। हर आपदा में एक अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है, और उसी तरह से इस अवसर को देखिए। घर बैठ कर पढ़ाई करने का एक मौका मिला है दोस्तों, और पूरी मेहनत कीजिए, दम लगाकर पढ़ाई कीजिए। और छोटे मोटे टारगेट नहीं, 12 घंटे या 15 घंटे नहीं, 18-18 20-20 घंटे पढ़ाई कीजिए और सफल हुई। इसी साल जब आपका एग्जाम हो तो ऐसी तैयारी तब तक कर लीजिए कि एकदम टॉप रैंक के बारे में आप सोचकर प्रिपरेशन कीजिए, और पूरा कर जाएंगे, मुझे भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ मैं इस क्लास को विराम देता हूं। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।